नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल आज आप सभी को एक आर्टिकल जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें चर्चा करने जा रही हूँ। लिखा है रश्मि बंसल जी ने, जिनका आर्टिकल मुझे बहुत पसंद आया और इसकी स्टोरी इतनी खास है जो कि हमारे इंग्लैंड के अभी जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनके सास ससुर की ये कहानी है। सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ साल पहले एक नौजवान अपने होने वाले सास ससुर से पहली बार मिलने बेंगलुरु पहुंचे। आप कल्पना कर सकते हैं लड़के के लिए ससुराल पक्ष के लिए कितना बड़ा होगा परीक्षण। साधारणतः यह लड़की वाले काफी ज्यादा तैयारी और खरीदारी में जुट जाते हैं, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है, हटके है। सास एक जानी मानी लेखिका और समाज सेविका है। देश के अमीरों में उनकी गिनती होती है। वो चाहती तो बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में दामाद को दावत पर बुला सकती थी, मगर वो उन्हें लेकर गई अक्षय पात्र नामक एक संस्था के रसोई घर में। वहाँ रोज लाखों बच्चों का दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील बनता है। शायद उन्होंने खाया होगा गर्मा गर्म सांभर चावल या कर्नाटक का प्रसिद्ध बीसी बेले बाट। ऐसा खाना जो पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट भी, जिसमें सेवा भाव का रस मिश्रित है। ये अद्भुत सास थी सुधा मूर्ति और दामाद ऋषि सुनक, जी हाँ, जो हाल में ही यूके के प्रधानमंत्री बने हैं और उनके किस्से बहुत ही मशहूर हो रहे हैं। ये किस्सा खुद सुधा जी ने उन्हें बताया था। जब मैं अक्षय पात्र संस्था के बारे में रिसर्च कर रही थी, गार्ड्स और किचन नाम की मेरी किताब में ये वाक्य छापा भी है। आज हर तरफ ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता के चर्चे हैं। खासकर उनकी धन संपत्ति पर लोग टिप्पणी दे रहे हैं। तो उनका मानना है कि धनी होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन देखना यह है कि आपने धन कैसे कमाया है, छल कपट से या सच्ची मेहनत से। भारत में सब जानते हैं कि इन्फोसिस या एक ऐसी कंपनी है जिसके संस्थापक सिर्फ पैसों के पीछे पागल नहीं थे। आमतौर पर पूंजीवादी सिर्फ अपनी पूंजी बढ़ाने का उद्देश्य रखते हैं। इन्फोसिस ने एक नया रास्ता दिखाया। आज से 25 साल पहले नारायण मूर्ति ने कहा था कि इन्फोसिस सन 2000 के पहले 2000 मिलियनर बनाएगा। उन्होंने सिर्फ इंजीनियर नहीं, क्लास CDE के कर्मचारियों को भी कंपनी में शेयर्स दिए। जब 1999 में इन्फोसिस न्यूयॉर्क के नेस्टेक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई तो सचमुच वहां काम करने वाले ड्राइवर, प्यून, प्लम्बर भी धनवान हो गए। असल में जवानी में नारायण मूर्ति कम्युनिस्ट सोच की तरफ आकर्षित हो गए थे, लेकिन 1974 में एक ऐसी घटना हुई जिससे वो बुरी तरह हिल गए। उस वक्त वो यूरोप में सीमित बजट में यात्रा कर रहे थे। शहर घूमकर नारायण मूर्ति रेलवे स्टेशन की बेंच पर बिस्तर बिछाकर सो जाते थे। पुलिस भी मुस्कुराकर अनदेखा कर देती थी, कोई रोक टोक न करती। तब यूरोप 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ वेस्टर्न यूरोप जो पूरी तरह स्वतंत्र था और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट यूरोप जो रूस के साथ जुड़ा हुआ था। कम्युनिस्ट यूरोप में यूगोस्लाविया नाम का एक देश था। वहां से नारायण मूर्ति ने बुल्गारिया के लिए ट्रेन पकड़ी और कंपार्टमेंट में एक लड़की से वो फ्रेंच में कुछ बातें कर रहे थे। शायद उसके साथ जो लड़का था उसे ये पसंद नहीं आया। उसने पुलिस को अपनी भाषा में कुछ कहा और उन्होंने मूर्ति को जबरदस्ती ट्रेन से उठाकर एक 8x8 के कमरे में पटक दिया। 5 दिन तक ठंडी फर्श पर नारायण मूर्ति बिना खाना पीना खाए पड़े रहे। लगा शायद वो वहीं खत्म हो जाएंगे। 120 घंटे बाद दरवाजा खुला। मालगाड़ी में चढ़ाकर पुलिस ने कहा, इस्तांबुल में पासपोर्ट मिलेगा। कम्युनिज्म का नशा नारायण मूर्ति के दिमाग से उतर गया। उन्होंने अपनाया कंपैशनेट कैपिटलिज्म यानी परोपकारी पूंजीवाद। एक उद्यमी बनकर लाखों लोगों को नौकरी दी, अपनी कंपनी में हिस्सा दिया, सर उठाकर जीने का मौका दिया और देश का गौरव भी बढ़ाया। अगर इस नजर से धन को हम देखें तो धन कमाने की कोई शर्म नहीं। बड़ा दिल रखिए, आप विशाल कंपनी के मालिक नहीं, फिर भी अपनी दुकान में अपने घर में काम करने वालों के प्रति उदार हो सकते हैं। 500 रुपए आपके लिए एक पिज्जा के बराबर है। और उन बच्चों के लिए सोचिए जिन बच्चों की स्कूल फीस होती है 500 रुपए। और ना ही सब्जी वाले से 2-4 रुपए कम करवाकर हम अमीर हो पाएंगे, ना ही दिए वाले से दिए में
पैसा कम करवाकर। अगर आप दिवाली में मिठाई सबको बांटते हैं तो 1500 रुपये किसी एक बच्चे के ऊपर यदि आप खर्च करते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी और बेहतर होगी।